Dear students, very good morning to you all. और बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। चलते हैं, हमारा जो लेसन है दिस वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बेटा अगर हम थोड़ा पिछला वीडियो जो है अगर उससे रिकैप करें तो अगर आपको ध्यान होगा, पिछला कंसेप्ट जो हमने लिया था दैट वाज एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस के ऊपर मैंने आपको जितने भी टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस बनती हैं वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करवाए थे। अगर आपको ध्यान होगा, सबसे पहले आपको कोवेलेंट रेडियस के बारे में बताया था। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट वैन डर वाल्स रेडियस, देन वी हैव मेटालिक रेडियस एंड आफ्टर दैट वी हैव आयनिक रेडियस। ये सारे के सारे वन बाय वन आपको बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करवाई गई थी। आफ्टर दैट जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको इन रेडियस के ऊपर जितने भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या जो इसकी असाइनमेंट थी वो वाला मैंने जो वीडियो था वो आपको अपलोड करके आपको दिया था। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि एटॉमिक रेडियस वाला जो टॉपिक है वो बहुत क्लियरली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव। आज चलते हैं बेटा, आज जो हमारा कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं। एंड दिस वन इज, अगर मैं इसकी बात करूं सो दिस वन इज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन इंथैल्पी। ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं और सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है। ठीक है बेटा, पूरी केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है इस टॉपिक का। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। सो लेट अस मूव। समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है। ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैंने एक न्यूक्लियस बनाया और न्यूक्लियस के बाद वी हैव शेल। मान लो एक शेल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस वन। इसमें मान लो इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने इन दिस वे। यहां आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है। अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो दैट अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में दे बोथ हैव, इनके बीच में क्या है, दिस वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, एंड जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप में नेगेटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हम फिजिक्स की टर्म में अगर बोलेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लिखते हैं के और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई क्या लिख देते हैं बेटा, R स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आपको ध्यान होगा ये मैंने आपको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट आपको पहले भी दिया था। इतना समझ में आ गया बेटा, यस एंड नो। अब हो क्या रहा है, कंसेप्ट को समझेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज है कि ये जो लाइक दिस वन, अगर हम ये मान के चले कि हमारे पास ये वाला जो शेल है ये आउटर मोस्ट शेल है एंड द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट है। बहुत क्लियरली समझ में आ गया। अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में एक अट्रैक्शन बना हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनिटी तक ले जाने का काम जो कर रहा है, जो एनर्जी दे करके ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल को छोड़ करके अप टू इनफाइनिट वहां तक चले जाती है। एंड इन द केस ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ध्यान देंगे यहाँ एक टर्म में आपको बोल रहा हूं, एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये जो बोला जा रहा है इसे बोला मैंने दिस वन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है
उस आइसोलेटेड गैसेस एटम में जो आउटर मोस्ट शेल है, वहां से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और उसे इनफाइनाइट तक ले जाना है। द फिनोमिना एंड द एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इधर वी कैन से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत क्लियर है बेटा? लेट अस मूव। अगर ऐसा हमें पता चल गया तो मैं इसको लिखता हूं कि डेफिनेशन क्या बनेगी। क्या लिखेंगे बेटा? या इट स्टेट्स दैट, या आयनाइजेशन, इसके बजाय ऐसा लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी may be defined as, or enthalpy may be defined as the amount of energy which is required to remove the electron from the outer most shell in the isolated गैसियस एटम। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला गया कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे करके डिफाइन कर रहे हैं। इट मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। भाई यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर रिमूव किया जाएगा। ठीक है ना? दैट्स वाई क्या बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द, ठीक है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इस आउटर मोस्ट शेल से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिमूव करना। ध्यान रखेंगे इसके अंदर भी शेल्स होंगे, इसके अंदर भी शेल्स होंगे। तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करना? बाहर निकालना है। कौन सी कंडीशन में? जब ये कौन सी स्टेट में रहेगा बेटा? आइसोलेटेड गैसेस एटम की स्टेट में रहेगा। दिस वन इज कॉल्ड, द फिनोमेना इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत क्लियरली समझ में आ गया? यस एंड नो बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज है? ठीक है, यहाँ कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो मैं क्या बोलता हूँ, लाइक दिस वन। बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो कोई मैं मेटल की बात करता हूँ, वो मेटल सॉलिड स्टेट में है। अगर आपको याद होगा तो मेटल को अगर सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मेटल को सबसे पहले हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? मेटल को गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। और मेटल को गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए इसको एक एनर्जी दी जाती है, एंड दिस वन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब ये मेटल जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, जब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को क्या करता है? लेता है, गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसके बाद जो सॉलिड स्टेट है वहां से मेटल कन्वर्ट होकर के, चेंज होकर के गैसियस स्टेट में चला जाता है। जब ये गैसियस स्टेट में गया, हमारी डेफिनेशन यहां से नहीं है, इतना याद रखेंगे। अगर कोई बच्चा अगर यहाँ पे सॉलिड लिख देगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो गलत हो जाएगा उसका। हमारा जो ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि रेदर देन ये यहाँ से स्टार्ट होता है। दैट्स वाई क्या करेंगे? एम कोई गैसेस फॉर्म का एटम है, ठीक है बेटा, और इसको हमने क्या दिया? इसे हमने एक एनर्जी दी, विच वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, या जिसे डेल्टा आई और एच करके मैंने लिख दिया। और ऐसा लिखने के बाद अब क्या हुआ बेटा? यहाँ से ये जो m था ये m प्लस साइन में चला गया और इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। दिस वन इज कॉल्ड, ये जो एनर्जी यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यही एनर्जी को लेकर के जो एटम है, उस एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है या उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन द आइसोलेटेड गैसेस एटम। दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत क्लियर है बेटा? यहाँ मैंने बेटा एक कंसेप्ट दिया है
यहाँ मैंने डेल्टा एच लिखा है, मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसे बराबर मैं क्या लिखता हूँ, दिस वन इज डेल्टा एच। अच्छा डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज नथिंग, इसे हम लिखते हैं बेटा दिस वन हीट ऑफ रिएक्शन इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डेल्टा एच क्या चीज है, हीट ऑफ रिएक्शन इसे मैं बोल रहा हूँ। या थोड़ा सा और ज्यादा चेंज करके अगर मैं लिखूंगा तो इसे नाम देते हैं बेटा दिस वन इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। क्या बोला जाता है, इंथैल्पी चेंज बोला जाता है। और ये जो इंथैल्पी चेंज है, ये इंथैल्पी चेंज को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसके दो टाइप बनते हैं। बहुत क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया। यहाँ से गैसेस फॉर्म में जो एटम है उससे क्या करना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इसे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दी है, जो इसने क्या किया, रिक्वायर की है, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम हीट ऑफ रिएक्शन की टर्म में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसे हमने डेल्टा एच लिख दिया, जिसे हमने इंथैल्पी चेंज भी इसे नाम दिया। ये जो इंथैल्पी चेंज है या हीट ऑफ रिएक्शन है, अगर हम इसे देखें तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। जैसे मान लो मैं डेल्टा एच की अगर बात करता हूँ, हीट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। द फर्स्ट वन, मैं बोलता हूँ कि व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, या हम बोलेंगे डेल्टा एच और करके लिखेंगे इज ग्रेटर देन जीरो। एक ये वाली कंडीशन है। या एक कंडीशन ऐसा बोलते हैं कि व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव, या और करके क्या लिखा, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। ठीक है बेटा, अगर ये वाली कंडीशन देखें और ये वाली कंडीशन, अगर इन दोनों को अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे जो है बेटा हीट को क्या किया जाता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है बेटा, और यहाँ हम बोलेंगे दिस वन हीट इज रिलीज्ड। यहाँ हीट रिलीज होती है और यहाँ हीट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ इस प्रोसेस को बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। एंडोथर्मिक, जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अगर मान लो मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी थी, एम जो गैसेस फॉर्म में है, यहाँ से अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी को ले रहा है, ठीक है बेटा, और यहाँ से किसमें चेंज हो गया, एम प्लस साइन हो गया गैसेस फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। दैट्स वाई यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू बनेगी बेटा, इस डेल्टा एच की वैल्यू को हमने किससे डिनोट कर दिया, विद द पॉजिटिव साइन। दैट्स वाई इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में कैसी प्रोसेस बन गई, दिस वन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मान लो थोड़ा सा और चेंज करें, और एंड इफ यू वांट टू से अबाउट, अगर मान लो अब इसकी यूनिट की अगर बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, उसकी यूनिट के बारे में अगर बताएं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी जो यूनिट बनेगी, इतना ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी जो यूनिट बनती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या तो ये बनती है, या इसे किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं, या इसे किलो कैलोरी पर मोल भी लिखा जाता है। ध्यान देंगे बेटा, जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, उस आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट्स बनती हैं या जो यूनिट बन रही है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोल दिया, या किलो जूल पर मोल बोल दिया, या किलो कैलोरी पर मोल करके हमने इसको क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। इतना याद रखेंगे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपको सिखा रखा है, ये बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना जूल बनता है, ये भी आपको बता रखा है। या और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था 96 किलो जूल पर मोल करके भी इसे बोला जाता है। ठीक है बेटा, या और करके अगर आप इसे लिखेंगे तो इसे 23 किलो कैलोरी पर मोल करके भी इसे लिखा जाता है। ये सारी चीजें आपको जो सेकंड वाला लेसन था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, वहां पे बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, यूनिट की बात हमने कर ली। इससे पहले हमने क्या कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली।
तो ये कंसेप्ट था बेटा हमारे पास कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो लेट अस मूव, अब चलते हैं बेटा, अगला जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं दिस वन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसे नोट करो आप। अब लिखेंगे बेटा नाउ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ दिस वन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, और यहां लिखेंगे बेटा द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove the subsequent electron या one by one from the isolated gaseous atom, from the isolated gaseous atom, या इसमें आयन भी आ जाता है, is called सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया। अब हमारे पास कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, but the ionization energy is called successive ionization energy. So what do you mean by successive ionization energy? It means one by one इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, दिस वन इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, दिस वन इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दैट्स व्हाई द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन one by one, this one is called successive ionization energy, or to remove the subsequent electron, the phenomena is called successive ionization energy. जैसे मान लो क्या करते हैं बेटा कि मान लो हमारे पास कोई एटम है इन द गैसेस स्टेट, और यहाँ से इसने क्या किया बेटा, ये चेंज होकर के और M+ आयन में चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। यहाँ इसकी जो एनर्जी आएगी बेटा, उस एनर्जी को बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। बट दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पहले नंबर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी बनी उसका नाम क्या बोला, दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगेन जो M+ आयन है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से ये M+2 आयन में जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा। यहाँ जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी का नाम होगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ M+2 आयन जो बना गैसेस स्टेट में जो था, यहाँ से M+3 आयन में जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकाल दिया। दिस वन इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान रखेंगे बेटा, यस एंड नो। क्या बोला, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन वन बाय वन, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। हम जनरली ये बोलते हैं, इसको थर्ड तक ही हम पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसको निकालना, जब इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत टिपिकल और टफ हो जाता है। दैट्स व्हाई जनरली हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तक ही क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। आगे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कंसेप्ट ये आता है कि इनमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, सेकेंड होती है, थर्ड होती है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लो मैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात करूं, सो इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। या अगर मैं यहाँ पे लिखूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, क्या लिखा मैंने। इधर वी कैन से दैट, अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा ऑर्डर बनाऊं या इसको एब्रिविएट या इसको सम करके बताऊं क्या क्या होना है इसमें, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सबसे ज़्यादा,
फिर क्या होगी सेकंड, और फिर क्या होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द फाइनल ऑर्डर। ऐसे करके आप इसका ऑर्डर बना सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने ये ऐसा क्यों लिखा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों नहीं हुई, और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा कैसे होगी, या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और भी ज़्यादा कैसे होगी। ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक्चुअल में क्या है, जब ये मेटल से मेटल आयन या किसी एटम से आयन के अंदर चेंज होता है, ध्यान से सुनेंगे यहाँ कंसेप्ट को। पहले ये न्यूट्रल एटम था और न्यूट्रल के बाद किस में आया, ये आयन की फॉर्म में आया। जैसे ही ये कैटायन में जाएगा, आयन की फॉर्म में आएगा, कैटायन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही इस कैटायन में गया तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ये तो मैंने सिखा रखा आपको। भाई इसमें क्या होगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, प्रोटॉन्स ज़्यादा रहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा, साइज कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और साइज अगर डिक्रीज हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस है बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड द इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, टिपिकल और टफ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमेशा वो लार्जर होती है रेदर देन दैट ऑफ द जो आयनाइजेशन एनर्जी है, या किसी एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी आप निकाल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो वन बाय वन सक्सेसिव उसके बाद नेक्स्ट वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी वो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उससे क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक दिस वन एल्यूमिनियम विच इज इन द गैस स्टेट। ठीक है बेटा, हमारा कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से ये एल्यूमिनियम चेंज होकर के Al+ आयन में जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ इसके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी दिस वन इज कॉल्ड IE फर्स्ट, और ये जो बनती बेटा 577 किलो जूल और पर मोल। ध्यान देंगे आप, पहली कंडीशन। नाउ द सेकेंड वन Al+ आयन विच इज इन द गैस स्टेट, अगेन चेंज होकर के Al+2 आयन में जाएगा। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। नाउ वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी दिस वन सेकेंड जो इक्वल टू आता है 1795। कितनी बेटा, 1795 किलो जूल पर मोल। बहुत क्लियर है बेटा। नाउ द थर्ड वन, अगर मान लो Al+2 आयन की अगर मैं बात करूं, यहाँ से ये चेंज होकर के Al+3 आयन में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया। यहाँ इसके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी बनी थर्ड दिस वन 2758 किलो जूल पर मोल। मुझे ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपको ये एनर्जी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं केवल डाटाज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि जिससे कंसेप्ट को समझने में हमें दिक्कत ना हो। ये मैं यहाँ केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड देन दैट ऑफ द फर्स्ट। यही यहाँ भी हो रहा है। ये कितना आया 2758 किलो जूल पर मोल, इसकी वैल्यू ज़्यादा है 1795, ये और कम होगी। फर्स्ट वाली जो वैल्यू बनी इट जस्ट इक्वल टू 577 किलो जूल पर मोल। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो रेगुलरली क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। द रीजन बिहाइंड बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जैसे ही वो किस में चेंज हो जाता है, आयन में चेंज होता है। जैसे आयन मतलब कैटायन में चेंज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज कम हो गया, दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या रिमूव करना टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ एक एक चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक, नोट करो बेटा। ओके बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं, इसके बाद आएगा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के ऊपर हम वर्क करते हैं बेटा। व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं विच आर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सो लेट अस मूव। फैक्टर्स की हम बात करते हैं।
factors affecting ionization energy and the first one, अगर यह हम सीधे स्टार्ट करें, दिस वन साइज ऑफ एटम और आयन, याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा ध्यान देंगे, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा वो इनवर्सली किसकी होती है, साइज की होती है। भाई इतना आपको याद रखना, मेन कंसेप्ट ये है। बाकी आप इसके अंदर कितना कुछ लिख दो, ये इतना वो नहीं है। मेन कंसेप्ट आपके समझ में क्या आया कि साइज अगर बढ़ेगा, अगर साइज बढ़ेगा, अगर साइज को अगर मैं बोलता हूं कि ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक इंक्रीज कर रहा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। या अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या इनवर्सली हैं। तभी तो हम क्या बोलते हैं, आगे जाकर के आपको डिफाइन करवाऊंगा कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए जब हम बोलते हैं साइज छोटा होता है, तो उसी कंडीशन में अगर साइज छोटा हो जाए तो क्या बढ़ेगी, उस समय आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। मतलब बोथ आर, ये दोनों के दोनों क्या है, साइज हो गया और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बेटा। नाउ द सेकंड वन, दिस वन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ZEF। और डिटेल में मैंने आपको, अगर आपको पिछले वीडियोस अगर आपको ध्यान में है तो उन वीडियोस को, अगर जिसको ध्यान नहीं है वो जरूर इनको जरूर देखें, आप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली क्या होती है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ में आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अभी मैंने लिखवाया था साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो चीजें बात की बातें हैं, पीरियोडिक जो ट्रेंड्स बनेंगे, जो पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट बनेंगे वो आपको बाद में बताए जाएंगे, अभी तो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम। नाउ द थर्ड वन, अगर तीसरा कंसेप्ट मैं यहां पे लिखूं, दिस वन पेनिट्रेशन पावर। हाउ टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द पेनिट्रेशन पावर। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले टॉपिक के अंदर पेनिट्रेशन पावर का कंसेप्ट आपको डिटेल में बताया था, ठीक है बेटा। एंड आई हैव टोल्ड यू कि भाई जो हमारे पास s ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल हो गया, f ऑर्बिटल हो गया, उसका कंसेप्ट अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको उनकी शेप भी आपको बताई थी। और मैंने आपको बोला था कि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, इसलिए अगर मान लो पेनिट्रेशन पावर का अगर आप इसका ऑर्डर अगर देखें तो वो ऑर्डर क्या बनता है, सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस के नजदीक है s, देन p, देन d, और देन क्या बनेगा लास्ट में जाकर के f ऑर्बिटल आएगा। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो s ऑर्बिटल है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के क्या करीब है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन है, s ऑर्बिटल है। इसलिए s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस को ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे। इधर वी कैन से दैट देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल। अगर न्यूक्लियस और अगर ये न्यूक्लियस है बेटा और ये s ऑर्बिटल है तो इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। दैट्स वाई यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखूंगा इफ अदर फैक्टर्स आर सेम, अगर दूसरे फैक्टर्स अगर सेम हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, मतलब यहां मैं क्या लिखूंगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, यहां लिखेंगे बेटा डिपेंड्स अपॉन द पेनिट्रेशन पावर, ठीक है बेटा, एंड also depends upon the electron present in which shell, subshell।
ठीक है बेटा, किस पे डिपेंड करेगा? ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल के अंदर है। अगर इलेक्ट्रॉन एस वाले शेल में होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत टफ हो जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कहाँ पे होगा, एफ वाले शेल में होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के जितने नजदीक रहेगा उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा बनेगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी वो जो पेनिट्रेशन पावर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन उसमें भी क्या डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन इस समय कौन से सबशेल के अंदर है। एस में होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली बनेगी, एस ऑर्बिटल हो गया, पी हो गया, या डी हो गया, या एफ हो गया, इसके डायरेक्टली तो बनेगी, लेकिन मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगी, विच इज नियर टू द न्यूक्लियस। और उसका ऑर्डर मैंने क्या बता दिया, दिस वन एस ऑर्बिटल, देन पी ऑर्बिटल, देन डी एंड देन एफ। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ नंबर का जो पार्ट बनेगा, इसे लिखेंगे बेटा दिस वन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे आप। कंसेप्ट क्या चीज है बेटा कि जैसे मान लो हमारे पास एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और दूसरा हमारे पास फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। द फर्स्ट वन यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और दूसरा कंसेप्ट आता है बेटा दिस वन फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, इतना ध्यान रखेंगे, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी बनता है, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि देयर इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या बोला बेटा, स्टेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। कैसे करके, अगर मान लो आपने एस पी डी एफ जितने भी हमारे पास सबशेल्स बनते हैं, एस की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसमें एक ही क्या ऑर्बिटल है, पी की मैं बात करूंगा, और पी के अंदर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल या जो शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनेगा उसमें क्या होगा बेटा, या P3 होगा। डी की अगर बात करें, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, तो P3 बनेगा, डी के अंदर D5 बनेगा, हाफ फील्ड 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एफ के अंदर F7 बनेगा बेटा, 7 ऑर्बिटल, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की आप बात करते हैं, नाउ दिस वन पी का क्या बनेगा, P6 बनेगा, डी का D10 बनेगा, और एफ का क्या बनेगा, एफ का 14 बन जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक हमारे पास हाफ फील्ड बना, दूसरा हमारे पास फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना। अब कंसेप्ट क्या है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, मान लो हमारे पास कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनता है बेटा, मान लो P4 बना, और कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बना बेटा, P3 बना। बहुत क्लियर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कहीं पे P4 बन गया और कहीं पे P3 बन गया, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसके अंदर बनेगी बेटा, ध्यान से सुनेंगे, P3 के अंदर। जैसे मान लो एक एग्जांपल में इसका बता लेता हूं कि जैसे नाइट्रोजन बेटा हमारे पास 7 है, आपने लिखा 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2p कितना हो गया, 3, 2 2 4 और 3 7 हो गया। अगर ऑक्सीजन की आप बात करते हैं, ऑक्सीजन को आपने लिखा दिस वन 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2p कितना हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन ये आया कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सा है। तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होगी, या तो P3 में होगी, या तो P6, या D5 में, D10 में, F7 में, F14 में। तो यहाँ जो कंडीशन आप देखने को हमें मिल रही है, इसमें क्या है, हमारे पास P3 है बेटा, और यहाँ क्या P4 है। इसका मतलब इन दोनों में से ये क्या है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, या मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसके अंदर बनेगी। और ये अपने आप में क्या है बेटा, दिस वन लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को इजिली, जो P4 वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या किया जा सकता है बेटा, लॉस किया जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि भाई अगर मान लो नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया,
अगर इन दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो आप, तो ध्यान देंगे जबकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या पीरियोडिक एलिमेंट है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, 7 के बाद क्या आ गया 8 आ गया, +7 हो गया +8 हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया। और हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपने क्या पढ़ दिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। साइज क्या बोला आपने बेटा, साइज के लिए आपने बोला था कि साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं, एक्चुअल में जो नाइट्रोजन है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती। द रीजन बिहाइंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन and which one is a half-filled electronic configuration in the case of nitrogen rather than that of the oxygen। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट जो मैंने आज आपको करवाए हैं ये आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद जो पीरियोडिक ट्रेंड्स बनेंगे और उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको जो अगला वीडियो होगा बेटा इसके ऊपर मैं क्या करूँगा अपलोड करके आपको दूंगा। थैंक्स बेटा, आशा करता हूँ कि आप खूब मेहनत करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, वेल ऑल द बेस्ट।